आमंत्रित करते हैं कि आप मंगलाचरण प्रस्तुत करें। मधुरिमरसवापी मद्दहंसी प्रजल्पः प्रणयकुसुमवाटी भृङ्गसङ्गीतघोषः सुरति समरभेरी भाङ्कृतिः पूतनारेर् जयति हृदयदंशी कोऽपि वंशी निनादः अरुणकमलसंस्था तद्रजः पुञ्जवर्णा करकमलधृतेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च मणिकटकविचित्रालङ्कृता कल्पजालै सकलभुवनमाता सन्ततं श्रीश्रियै नः सकलभुवनमाता संततम श्रीश्रियै नः। धन्यवाद। इसके अनंतर साक्षात हम आह्वान करते हैं डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी जी महोदया का। आप अतिथि स्वागत एवं यहाँ पर जो भी प्रशिक्षुगण हैं उनका स्वागत आप प्रस्तुत करें। डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। बालनंदिनी कार्यशाला के द्वितीय दिवस में सभी के स्वागत के साथ आज के जो प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर विवेक शर्मा जी, सहायक प्राध्यापक, आप संस्कृत विभाग पाली एवं प्राकृत भाषा अध्ययन केंद्र शिमला में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आपका इस आभासी पटल पर इस कार्यशाला के अंतर्गत हम सभी स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप एक निष्णात संस्कृतज्ञ, भाषा विशेषज्ञ और ऐतिह्य भाषा कला के पक्ष पर निष्णात और तलस्पर्शी ज्ञान रखने वाले विद्वान हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आप हमें इस कार्यशाला में समय दे रहे हैं और इस कार्यशाला में जिस सहजता और सरलता से आप उपस्थित हुए हैं, इस विषय को लेकर के हम सभी बहुत ही प्रफुल्लित और उत्साहित हैं। आपको सुनने के लिए, आपके विषय के प्रतिपादन के लिए हम सभी यहाँ पर उत्साह आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षुगण हैं आप सभी सन्नद्ध होंगे। आज प्रारंभ किया जा रहा है हितोपदेश से, तो एक बार चिंतन आया जो कि हितोपदेश किस ग्रंथ से प्रारंभ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ थे वहां पर। तो मुझे ध्यान आता है कि जब हम प्रारंभ गुरुकुल परंपरा में अध्ययन के लिए जब हमें प्रस्तुत किया गया वहां पर, तो प्रथम ग्रंथ हमारा हितोपदेश ही था। यद्यपि आप देखेंगे कि पंचतंत्र आदि से जो कथानक है उनको लेकर के इसको प्रस्तुत किया गया है, इस तरह ग्रंथ में ही प्राप्त होता है, जब आप देखेंगे ही। लेकिन वहां पर हमने देखा जो कि ये रखा गया था और मुझे आज भी ध्यान है जो कि उस समय में तैयार करवाया गया था, सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखेव जन्मूर्ध्नि शशिनः कला। अब आगे के जो श्लोक हैं वो हम सभी के लिए उतने ही उपादेय हैं। हम सभी अभी चर्चा उस पर देखेंगे ही, एक आउटलाइन प्रस्तुत जब होगा तो बहुत अच्छा कहा गया है
अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। कितना बेहतर कहा गया है, जो कि आप अजर अमर हैं ये मान करके आप धर्म और अर्थ का चिंतन किस तरह से किया जाए, इसके बारे में बताया गया है। विद्या और अर्थ का, विद्यामर्थम चिंतित, और अपने कर्तव्य का निर्वहन आप कैसे करें। तो ये आप नीतिपरक जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सरलतम शैली में जो प्रस्तुत किया गया है, इन ग्रंथों का आप यहाँ पर देखेंगे जो कार्यशाला में जो रखा गया है। मैंने पहले ही चर्चा की थी आप लोगों से, जो कि आज ओपन टू ऑल किया गया है, ताकि किसी को ये ना हो कि वो किसी कारण से रजिस्ट्रेशन में चूक गए तो उनको परमिट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 40 हमने सीट रखा था और धीरे धीरे जितने बढ़ते गए कोई दिक्कत नहीं है अगर आप निरंतर करते हैं। अगर यदि निरंतर नहीं करते हैं, उस मर्यादा के साथ नहीं होते हैं, तो फिर वो आपके लिए समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। तो हम सीधा अब आ जाते हैं कार्यक्रम के मुख्य प्रभाग में, और हम माइक हैंड ओवर करते हैं आज के जो हमारे प्रशिक्षक हैं उन्हें, अर्थात डॉक्टर विवेक शर्मा। आप ये यहाँ पर जो पीपीटी है वो भी शायद, हाँ, पीपीटी सभी को दृष्टिगत हो रहा होगा जहां तक हमें, हाँ, एक कोई कंफर्म करेंगे जो पीपीटी है वो दिख रहा है? जी सर, विजिबल है। ठीक ठीक। तो विवेक आप प्रारंभ करेंगे, और इसके बाद ये ध्यान रखेंगे जो कि हम लोग एक तो माध्यम हिंदी रहे प्रामुख्य न, दूसरा ये है जो कि अंतिम 5 मिनट जो रहेगा प्रश्नोत्तर के लिए रहेगा। तो सभी अपना प्रश्न ध्यान में रखेंगे जो भी आपके मन में हो, और मध्य में जो आएगा, बीच में डिस्टरबेंस नहीं हम रखेंगे, बीच में एक क्रम से चलता रहेगा। आप अपना प्रश्न अपने पास रखेंगे, अंतिम में आप सभी का प्रश्न लिया जाएगा। उसके लिए हमें 5 से 10 मिनट आगे अगर बढ़ाना भी पड़ता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विवेक सर आपकी स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। जी सर, ब्लैंक अभी शुरू होगा तो दिखा गया ना, लेकिन विजिबल है। अगर सर दिक्कत हो तो मैं कोशिश करूं। आ रहा, बताओ। दृश्यते 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 दृश्य जी। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम। माइक अनम्यूट कर लेंगे, एक बार माइक अनम्यूट कर लेंगे फिर से। क्षम्यतां। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। 7 दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। योजकस्तत्र सुदुर्लभाः, जोड़ने वाले जो हैं बड़े दुर्लभ रहते हैं, वैसे ही दुर्लभ व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर विपिन कुमार झा जी मेरे गुरु भी हैं, मेरे पथ प्रदर्शक भी हैं।
जब भी कोई समस्या आती है हम इनसे ही बात करते हैं कि कहीं कहीं कोई जीवन में संशय की स्थिति रहती है तो झा सर से हम बात करते हैं। प्रेरित करने का कार्य मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से तो निश्चित रूप से मेरा पथ प्रदर्शन सर करते रहते हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर विपिन कुमार झा जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का अवसर दिया और मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज पहली कक्षा में मुझे अकिंचन को आपने ये स्थान दिया है। मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानता हूँ, अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी 71 दिख रहे हैं मुझे, या उससे ज़्यादा ही होंगे शायद। 75 या 76 तक यहाँ प्रतिभागी हैं। इतनी बड़ी संख्या में ये आपका ही परिश्रम है, आपके प्रति जो श्रद्धा है इस छात्र जगत की, जो इतनी संख्या में बच्चे जुड़ते हैं आपके साथ। मैं देखता हूँ आपका अध्ययन अध्यापन तो निरंतर गति से चलता ही रहता है। मेरे अपने विश्वविद्यालय के बच्चे कहते हैं कि सर का जो नियम है वो बहुत पक्के रहते हैं। मैंने बोला तभी तो आप पढ़ेंगे। तो सर का ऐसा कुछ व्यक्तित्व है जो हम सब परिचित ही हैं। तो सर का वंदन अभिनंदन करने के उपरांत मैं इस कार्यशाला की संयोजिका डॉक्टर दीक्षित जी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ अपनी बात रखने का अवसर दिया। हितोपदेश की बात करें तो एक बात हमें आरंभ करनी है, तो हमें विष्णु शर्मा, जिसके बारे में झा सर ने बताया अभी कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। आप देख रहे होंगे मेरी जो पीपीटी है, मैं सर से भी बात कर रहा था कि उतना अच्छे से मैं नहीं दिखा पाया हूँ, उसमें ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास किया है कि कुछ विषय वस्तु आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊं। तो विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। एक कथा साहित्य की बात आती है तो कथा साहित्य में विष्णु शर्मा का नाम प्रसिद्ध ही है। वैसे ही नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की। दूसरे शब्दों में कहें तो पंचतंत्र का सार ही हितोपदेश है। एक और जहां पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, इसीलिए पंचतंत्र कहा गया है। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, लब्ध प्रणाशम, काकोलुकीय, अपरीक्षित कारकम, ऐसे ये तंत्र हैं। उसी प्रकार से हितोपदेश को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग कौन से हैं? तो पहला है मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह, संधि। तो स्थूल रूप से हमारे पास ये कथा साहित्य में जो 2 देदीप्यमान ग्रंथ हैं, और पंचतंत्र का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उपजीविका के अंश जो हैं, मेरी आवाज कट रही है क्या मैम? आवाज ठीक आ रही है मेरी? स्पष्ट है अभी। अच्छा, ठीक है। तो ये 4 भागों में हितोपदेश को विभक्त किया गया है नारायण पंडित जी के द्वारा। जी नेक्स्ट। तो एक कथा आती है कि अमर शक्ति नाम के एक राजा थे। उनके पुत्र बड़े मूर्ख थे, जिनका नाम था बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति। अब मूर्ख थे तो उनको पढ़ाने का विचार जो है वो राजा के पास रहता था। तो राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाया और विष्णु शर्मा को कहा कि आप हमारे पुत्रों को पढ़ाइए। और विष्णु शर्मा उसको स्वीकार करते हैं। और एक अब तक की एक नई विधा थी कि कथा माध्यम से नीति को समझाया जाए। अब तक सुभाषित होती थी, श्लोक होते थे, लेकिन एक स्टोरी टेलिंग में, एक कथा माध्यम से नीति को समझाया जाए, ऐसा चिंतन जो है वो सर्वप्रथम विष्णु शर्मा ने किया। उसी पद्धति का आश्रय लेकर नारायण पंडित ने इस हितोपदेश की रचना की। उसी पद्धति को और उन्हीं अंशों को ग्रहण करके नारायण पंडित ने इस हितोपदेश की रचना की। अब आगे हम इसके बारे में और आगे जाते हैं।
नेक्स्ट। तो इसमें अलग अलग कथाएं हैं। मैं आपसे पहले ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि हितोपदेश एक बड़ा ग्रंथ है, उसको 1 घंटे की कक्षा में हम पूरा कर भी नहीं सकते हैं। मैं जो पुष्प की एक सुगंधी है, वो सुगंध आपको केवल दे पाऊंगा उस ग्रंथ की, कि किस पद्धति से ये ग्रंथ लिखा गया है। तो इसमें कुछ कथाएं आती हैं और कथा के साथ साथ, उसी कथा के साथ साथ अगली कथा भी जोड़ दी जाती है, अवान्तर कथाएं चलती हैं। इस तरह से नीति की कुछ कथाएं, जो अद्भुत कथाएं हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। कुछ कथाओं का मैं परिचय यहाँ देना चाहता हूँ। मेरे पास भी कम समय है, 40 मिनट का समय दिया गया, 8:19 संभवतः हो भी गए हैं। तो काशी नगर में एक पंडित निवास करते थे और पंडित के समीप एक शिष्य आते हैं और वो आचार्य के प्रति अपनी शिक्षा ग्रहण की बात करते हैं। शिष्य पूछते हैं, शिष्य के प्रति गुरु पूछते हैं, देवः कुत्र नास्ति, देव कहाँ नहीं है। तो इस पर छात्र कहते हैं, प्रश्न था कि देव कहाँ है, तो शिष्य का उत्तर होता है, देवः कुत्र नास्ति, देव कहाँ नहीं है, कृपया आप ही इस प्रश्न का समाधान कीजिए। गुरु इतने से प्रसन्न हो जाते हैं कि देव कहाँ नहीं है, देवः तु सर्वत्र अस्ति, अर्थात सभी जगह है, इसलिए तुम बुद्धिमान हो और आज से तुम्हें विद्याभ्यास मेरे पास करना है। तो ऐसी एक मैं बड़ी कथा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि हर विषय पे यहाँ पे कथाएं जो हैं वो प्रस्तुत की गई हैं इस हितोपदेश ग्रंथ में। आगे तो यहां से जब इस कथा का आरंभ हुआ, एक बड़ी सुंदर कथा आ रही है, चतुरः काकः, जिस विषय में आप ज्यादा जानते ही हैं। वो जो जल में वो शिला खंडों को डालता है और जल ऊपर आता है, जिसके विषय में एक कई तरह के उसके अनुवाद भी हुए हैं। ये ऐसे ग्रंथ है जिनका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। इस कथा से आप परिचित भी हैं, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। जिसका मोरल है, जिसकी शिक्षा है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, बुद्धि जिसकी है उसका ही बल होगा। आगे चलते हैं। अब अगली कथा है एकता बलवती। अब एक बार क्या हुआ कि गोदावरी नदी के किनारे एक शालमली वृक्ष था, जहां पर एक, आप बच्चों मुझे बताया भी गया कि आपके लिए कुछ प्रश्नावली भी रहेगी, तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। एक शालमली वृक्ष था जहां पर एक कौआ रहता था और कौए का नाम था लघु पतनक। लघु पतनक नाम का एक काक रहता था, कौआ रहता था। अब एक दिन क्या होता है, वो कौआ जो है, वो लघु पतनक नाम का कौआ जो है, वो एक व्याध को देखते हैं। अब ये व्याध शिकारी जो है, वो जाल का प्रसारण करता है, जाल को फैलाता है, और उसमें क्या करता है, वो उस जाल में कुछ तंडुल कण, चावल के कुछ दाने, अनाज के कुछ दाने फैला देता है। अब वहां से जब वो जाल फैला चुका है, उसमें कुछ उसने खाद्य वस्तु डाल दी है, तो ऊपर से चित्रग्रीव नाम का एक कबूतरों का राजा जो है, वो उस आकाश मार्ग से वहां से जा रहा होता है। वो वन था, वन के ऊपर से वो आकाश मार्ग से जाते हैं। अब ये सब कपोत जो हैं, वो देखते हैं कि ये तंडुल के कण जो हैं, चावल के कण जो हैं, वो वहां पर फैले हुए हैं उस जाल में। जाल तो उन्हें संभवतः दूर से नहीं दिखता, लेकिन तंडुल कण वो जो है वो दिखते हैं। तो जाल छुपा के रखा था, तो इसलिए उन्हें तंडुल कण दिखते हैं। और वो परिवार जो है, उस परिवार के कपोत जो हैं, वो थोड़े लोभ में आ जाते हैं, और लोभ के कारण वो उन तंडुल खाने की इच्छा को व्यक्त करते हैं। अब क्या होता है कि कपोत राज बोलते हैं कि इस निर्जन वन में तंडुल कहां से आ गए, अनाज कहां से आ गया।
कुछ ना कुछ समस्या है, काचित आपदा अस्ति, आपद अस्ति। इसलिए वो कहते हैं कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए और हमें इन तंडुलकनों को खाना नहीं चाहिए, इसको खाने के लिए हमें अग्रसर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा वो कहते हुए आगे कहते हैं कि लोभेन हानि भवति, लोभ से जो है वो हानि होती है। जैसे कि अब देखिए अवांतर कथा कैसे एक कथा में बीच में ही जोड़ दी जाती है, बड़ा सुंदर एक पद्धति है। मैं जिस पद्धति के कहना चाहता हूं, अब वहां कथानक दे रहे हैं उदाहरण समझाने के लिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत सुंदर, कि जैसे कि एक पथिक की हानि हुई है, कब और किस कथा में, तो वृद्ध व्याघ्र पथिक कथा में। तो ये कपोतराज जो है वो इस कथा को सुनाते हैं, अगली कथा भी बीच में ही आरंभ हो जाती है कि एक वृद्ध जो है व्याघ्र, व्याघ्र होता है चीता, तो व्याघ्र जो है वो एक तालाब के किनारे एक पथिक को जाते हुए देखता है। एक पथिक जा रहे होते हैं तो व्याघ्र जो है वो देखता है और उस क्षम्यताम् पथिक आचार्य, श्रवतुं न शक्नुमः। सम्यक् अस्ति। आवाज तत्र ध्वनियन्त्रं पश्यतु, अत्र सम्यक् अस्ति। आपके वहां हो सकता है संकेत कम हो, आपको स्थान बदलिए। मैं करूं जी कंटिन्यू? एकदम बिल्कुल जी गुरु जी। जी, तो जो व्याघ्र हैं वो पथिक से आग्रह करते हैं उनके प्रति। व्याघ्र कहता है कि हे मित्र, मेरे पास एक सोने का कंगन है, स्वर्ण कंकण है मेरे पास। अब क्या हुआ कि मैंने अपने यौवन में, वो व्याघ्र कह रहा है कि मैंने अपने यौवन में बहुत से गौओं को, मनुष्यों को अपना आहार बनाया, और अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत पाप कर दिया है। इस पाप से मुक्ति के लिए मुझे कुछ धार्मिक कृत्य करने होंगे, मुझे कुछ दान धर्म इत्यादि करना होगा। तो मुझे किसी धार्मिक ने उपदेश दिया है कि मुझे दान धर्म आदि सब कुछ ये कार्य करने होंगे। इस उपदेश के कारण मैं चाहता हूं कि मैं ये सोने का कंगन दान करूं, लेकिन मैं उसको दान करना चाहता हूं जो इस पास के सरोवर में स्नान करके मेरे पास आएगा। तो वो जो पथिक है उस व्याघ्र के प्रति आरंभ में अपना अविश्वास प्रकट करता है। तो जब अविश्वास प्रकट करता है तो व्याघ्र जो है वो पुनः कहते हैं, आगे देखते हैं हम क्या कहते हैं जी। इज्याध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोयम अधर्मस्य धर्मस्य अष्टविध स्मृतः। ये जो मार्ग बताए हैं धर्म के, ये वो प्रस्तुत करता है 8 प्रकार के जो बताए हैं धर्म को प्राप्त करने। तो उसमें अलोभ भी एक बताया है कि लोभ नहीं करना ये भी धर्म है। बच्चों, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि यहाँ कथा तो चल रही है, साथ साथ में नीति के बड़े सुंदर श्लोक आते जाते हैं। अगला श्लोक आप देखिए, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। हमने कई बार सुना होगा, अधिकतर लोग इस श्लोक से परिचित हैं। ऐसे कुछ कालजयी श्लोकों का निबंधन जो है इस ग्रंथ में किया गया। तो ऐसा कहते हुए वो कहता है कि मम एव एतावान लोभ विरह स्वहस्तम अपि स्वर्ण कंकणम यस्मै कस्मै चिद्दानम कर्तुम इच्छामि। ऐसा प्रवाद है, लोकापवाद है कि व्याघ्र जो है वो मनुष्य को खा जाते हैं। चिंता तो ये थी कि व्याघ्र जो है वो मनुष्य को खा जाएंगे। तो यहीं पे ये मातृवत परदारेषु इत्यादि श्लोक आता है। प्राणाः यथात्मनोभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मोप्येन भूतानां दयां कुर्वन्ति साधवः।
दया की बात यहाँ पर की गई है। तो इसलिए ऐसा कहते हुए, ऐसे ही अपनी बात को कहते हुए कि धर्म के रास्ते हैं और जो पंडित हैं वो सबको अपना मानते हैं, ऐसा ऐसा कहते हुए व्याघ्र कहता है कि आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी भूतों में अपना समझना चाहिए। तुम मुझ में तुम मान रहे हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। और आप शीघ्रता से स्नान करिए और इस कंगन को प्राप्त कीजिए, इस कंगन को, सोने के कंगन को प्राप्त करिए। व्याघ्र के वचन को सुनकर पथिक जो था वो कुछ विश्वास को प्राप्त करता है और स्नान के लिए उस तालाब में चला जाता है। अब देखिए, लोभ से क्या क्या हानि हो सकती है, हम जीवन में भी समझ सकते हैं कि एक बार लोभ किया तो हमारा जीवन जो है वो संकट में आ जाता है। वो जो था, वो तालाब जो था वो पंख से भरा हुआ था, कीचड़ से भरा हुआ था। जैसे ही वो घुसता है तो उसके जो पैर हैं, उसका जो शरीर है वो उस पंख में निमग्न हो जाता है, जिस कारण से वो बाहर निकलने में, वहां से पलायन करने में असमर्थ हो जाता है। अब पथिक उस उस पंख में फंस चुका है, उसके बंधन में आ गया है। अब रक्षा के बहाने से, रक्षा के ब्याज से जो व्याघ्र है वो धीरे धीरे उस पथिक के समीप जाता है। उसके उपरांत आगे, अब पथिक के मन में आता है, न धर्म शास्त्रम पठितीति कारणम, न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मना, स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते, यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम्पय। अब क्या कह रहे हैं कि धर्म के अनुष्ठान के लिए धर्मशास्त्र पढ़ना, वेदाध्ययन करना यह कारण नहीं बनता, अपितु स्वभाव ही कारण बनता है। स्वभाव जो है, यहां गाय पढ़िएगा, स्वभाव से गाय का दूध जो होता है वो मधुर होता है। महाभारत में भी कहा है, स्वभावो ही दुरतिक्रमः, स्वभाव जो है वो कभी नहीं बदलता है। अब पति के मन में भी आ गया कि कुछ गड़बड़ तो हो गई है, अब मेरे निकट जो है वो व्याघ्र आ रहा है तो कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ कर चुका हूं। एक और श्लोक आ रहा है, नदी नाम शस्त्रपाणी नाम नखी नाम श्रृंगी नाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। हमारा हिमाचल जो है, आजकल लोग कहते हैं कि गर्मियों में सब लोग हिमाचल की ओर जाते हैं और बरसात में हिमाचल जो है वो प्लेन की ओर जाता है। पहाड़ जो है वो अपने आप प्लेन की ओर जाने लगते हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत हानि होती है। तो ये हितोपदेश कह रहा है कि नदियों पे कभी भी विश्वास नहीं करना। एक दुर्घटना भी घटी थी जिस समय झांसर यहीं प्रागपुर में होते थे, हैदराबाद के बच्चे थे, वो कुछ नहा रहे थे मंडी में, एकदम पानी का बहाव आता है, वो सारे बह जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको जोड़ रहा हूं कि कैसे ये नीति जो है आज भी रेलिवेंट है, जो नीति हमारे शास्त्रों में बताई है कि नदियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, नदी का बहाव किसी भी समय बढ़ सकता है। और जिसने हाथ में शस्त्र लिया है उस पर विश्वास नहीं करना है, जिसके नाखून है उस पर विश्वास नहीं करना है, जिसके सींग है उस पर विश्वास नहीं करना है। एक स्त्रियों के विषय में भी कहा है जिस पर मतभेद भी हो सकते हैं, और राजकुल पे विश्वास नहीं करना है। तो इन चीजों पर विश्वास नहीं करना है। तो ऐसे नख वाले व्याघ्र पर मैंने विश्वास कर लिया है, तो इसलिए उसे संशय होता है कि अब मेरे जीवन में कुछ संकट आने वाला है। ऐसे सुंदर श्लोक जो हैं वो इन कथाओं में आए हैं। आगे जी। तो इस तरह से वो पथिक चिंतन कर रहा था। उसके चिंतन करते करते, क्योंकि समय तो बीत गया था, और उसके चिंतन करते करते वो जो व्याघ्र है उस पथिक को मार देता है, खा जाता है। और इस कथा से हमें एक शिक्षा प्राप्त होती है कि अस्माभि लोभ नैव कर्तव्य, कि हमें लोभ कभी नहीं करना है। अब ये कथा जो है वो बीच में सुनाई गई है कथा के, अब आगे की कथा बढ़ रही है। अब चित्रकेव का परिवार जो है, सभी कपोत जो हैं, वो उसकी बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं। अब हम में से भी कई बच्चे होते हैं, हमने माता पिता को कहते हैं आपको बहुत पता है,
आप नहीं जानते हैं, हम जानते हैं सब कुछ। ऐसा ही शायद कपोतों ने भी कहा होगा। अहंकार से वो कहते हैं, वृद्धस्य वचनम श्रुत्वा वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम आपत्काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैव विचारे च भोजनेप्य प्रवर्तनम। बोला बूढ़ों की बात जो है, बुजुर्गों की बात जो है, वो आपातकाल में जब बिल्कुल मार्ग ना रहे तब सुननी चाहिए। अगर हर समय उनकी बात मानेंगे, हर समय उनकी बातों पर विचार करेंगे, तो हमें तो भोजन भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि गर्म भोजन मत खाओ, ठंडा भोजन मत खाओ, मिर्ची मत खाओ, नमक मत खाओ। तो ऐसा वो कहते हैं कि आपकी बात पर हम विचार नहीं करेंगे, और हमें जो है वो, हमें केवल तंडुल दिख रहे हैं, हमें वो चावल के दाने दिख रहे हैं, हम उसे खाने जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसा एक आगे श्लोक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। इसलिए सभी लोग जो हैं वो उस ओर जाने की ओर अग्रसर होते हैं। और आगे एक श्लोक आता है, लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभात कामः प्रजायते, लोभात मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। ये लोभ जो है वो पाप का कारण बनता है। ये लोभ ही हमारे नाश का कारण बनता है। लोभ ही हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न करता है, और लोभ ही हमें क्रोधी बनाता है। तो इस तरह से लोभ के विषय में, लोभ की एक बुराई की गई है। आगे चलते हैं कथा में। मैंने ये सब श्लोक नहीं लिए हैं, जो मुझे लगा कि कुछ जो मुख्य रूप से प्रस्तुत करने चाहिए, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब कपोत जो है वो उस जाल में फंस जाते हैं। अब जिस कपोत ने कहा था कि वृद्धों की बात जो है वो हमें नहीं सुननी चाहिए, उस कपोत को सब अन्य कपोत जो हैं वो गालियां निकालते हैं कि तुम्हारी वजह से, अगर तुम तब बात सुन लेते तो आज हमें यहाँ इस जाल में फंसना ना पड़ता। तो ऐसा सुनकर कपोत राज जो है, चित्रग्रीव कपोत राज जो है, वो कहते हैं कि इसकी निंदा मत करिए, ये निंदा करने का समय नहीं है। ये बात हमें भी सीखनी चाहिए कि हमें किस समय क्या रिएक्शन करना है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में हमें भेद समझना चाहिए। तो किस समय हमें क्या रिएक्शन करना है, वो हमें समय का विचार करना चाहिए। तो अब हमें हमारा जो शिकारी है, व्याध जो है, वो हमारे निकट है, इसलिए हमें आपस में विरोध नहीं करना है और हमें भय नहीं करना है। अभी हमें धैर्य का जो है वो आलंबन करना है। इसके लिए बड़ा सुंदर श्लोक आया है, विपदी धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमा, यशसी चाभि रुचिर व्यसनम, श्रुतो प्रकृति सिद्धिमिदम ही महात्मना। महात्माओं के क्या लक्षण है उसके विषय में कहा है, संपदि यस्य न हर्षो, विपदी विषादो, रणे च भीरुत्वम, तम भुवनत्रय तिलकम जनयति जन्नी सुतम विरलम। है ना, कि चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले कुटिया खाली, एक समान भाव से हमें रहना चाहिए। इस भाव को प्रकट करता हुआ ये श्लोक। आगे चलते हैं। अब ये एक अन्य सुंदर श्लोक जो आपके सामने है, षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या भूति मिच्छता। 6 दोष जो हैं, यदि अपना विकास चाहते हैं तो हमें इन 6 दोषों को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। वो है निद्रा, तंद्रा 2 हो गए, भय, क्रोध 4, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। ये 6 हमारे शत्रु हैं। यदि ये हमारे जीवन से चले जाएं तो हमें जो है वो हमारे जीवन में निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होती है। इसलिए उसने कहा कि इस समय क्रोध का समय नहीं है और भय का समय भी नहीं है। ये 2 बातें तो वो कर रहे थे, वो डर भी रहे थे कि हमें मार देगा, तो भय भी नहीं करना है, क्रोध भी नहीं करना है। वयम सर्वे पाश सहिता एव इतः युगपदम। अब हम क्या करेंगे कि इस पाश के सहित, इस जाल के सहित हम सब जो है वो एक साथ उड़ेंगे। जब हम एक साथ उड़ेंगे तो जाल भी हमारे साथ उड़ने लगेगा। हम सब अगर एक साथ प्रयास करेंगे, जैसे यूनिटी इन स्ट्रेंथ की बात जो अंग्रेजी में कही जाती है कि एकता में बल है, उस बात की ओर संकेत किया गया है कि हम सब इकट्ठे जब उड़ेंगे तो इस जाल के साथ हम यहाँ से भाग सकते हैं। ऐसा ही करते हैं सब, और उस व्याध से दूर चले जाते हैं सब, उड़कर सारे आगे चले जाते हैं। अब चित्रकीर्ति को ये कपोत पूछते हैं कि हम उड़ तो रहे हैं, हम यहाँ से भाग चुके हैं, अब आगे क्या करना है।
तो यहाँ एक श्लोक आ रहा है, माता मित्रम पिता चेति स्वभावा तृतयम हितम कार्य कारणश्चान्ये भवन्ति हित बुद्धये। माता पिता मित्र, ये तीन लोग जो हैं वो हमारे स्वभाव से हमारा भला चाहने वाले होते हैं। बेसिकली हमारा भला चाहते हैं, मतलब जिसको स्वभाव से बोलते हैं कि हर बात उनकी स्वभाव जो होगा ना, अंदर से निकलेगी बात। कौन कौन से वो तीन लोग हैं? तो माता पित्र और मित्र हमेशा आपका भला चाहेंगे। आपको डांट भी रहे हैं तो उसके पीछे कोई भला होगा। अन्य जो लोग हैं वो आपके स्वार्थ से जुड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सब लोग स्वार्थ से जुड़े हैं, केवल माता मित्रम पिता चेति स्वभावा तृतयम हितम, ये तीन लोग जो हैं वो हमारा स्वभाव से हित चाहते हैं। अर्थात उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि अपनी संतान का या अपने मित्र का भला हो। तो ऐसे में वो संकेत करते हैं कि मित्र की ओर, कि मेरा ऐसा ही एक मित्र है जो मेरा भला चाहता है। वो है एक मूषक राज जिसका नाम है हिरण्यक। तो हिरण्यक नाम के एक मूषक राज हैं जो गंडकी के तीर पे, गंडकी के उस किनारे पे चित्रवन में रहते हैं। निश्चित रूप से वो मेरी सहायता करेंगे और हम उस जाल का छेदन जो है वो उनसे करवाएंगे। आगे तो उतने में वो जो सारे कबूतर हैं वो उस हिरण्यक के विवर, जो रैट होल था, उसके समीप जाते हैं। और अब जो हिरण्यक था वो थोड़ा अंदर छुपा हुआ था, चूहा है तो थोड़ा छुप के बैठा हुआ था। अब हिरण्यक कपोत नाम अभयात विवरे एव तूषणी स्थितवान। अब आवाज हो रही है बाहर से कपोतों की, लेकिन वो चुपचाप वहां अंदर बैठा हुआ है, विवर से बाहर नहीं आता है। चित्रगीव कहते हैं, हे मित्र आप शीघ्र ही बाहर आइए, आपका मित्र जो है वो बहुत कष्ट में है। ऐसा सुनकर हिरण्यक बोलता है, भो भगवान कह, आप कौन है, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि वो तो अंदर छुप के बैठा था। आपका आने का कारण क्या है? आपने कौन सी दशा को प्राप्त कर लिया है? हिरण्यक की बात को सुनकर चित्रगीव कहते हैं कि मैं चित्रगीव हूं, कबूतरों का राजा हूं, आपका मित्र हूं, आप शीघ्र बाहर आए। हिरण्यक जो है वो अपने विवर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनका मित्र जो है वो सपरिवार पाश में बंधे हुए हैं। हिरण्यक कहते हैं कि अरे मित्र ये क्या हुआ? चित्रगीव कहते हैं कि चावलों का लोभ जो है उस कारण से, उस लोभ के कारण हम आज बंधे हुए हैं, हम इस जाल में बंधे हुए हैं। आप ऐसा करिए कि इस जाल से हमें मुक्त कराइए। हिरण्यक जो है वो सभी का जो पाश था, वो जाल था, उसका छेदन करते हैं, उसको काटते हैं, जिससे चित्रगीव का परिवार जो है वो अपनी यथेष्ट दिशा में पहुंचता है और हिरण्यक जो है वो अपने विवर में पुनः चले जाते हैं। आगे तो इसका मोरल, इसकी शिक्षा की बात करें तो यानी कानी च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषिक मित्रेण कपोता मुक्त बंधना। मित्रता में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें छोटे से या बड़े से सबसे मित्रता करनी चाहिए। हम अपना सामाजिक स्तर देख के मित्रता ना करें। एक छोटे से चूहे ने अपने मित्र की सहायता की और उसे पाश से मुक्त करवाया। अब फिर से कथा पीछे जा रही है। लघुपतनक नाम का कौवा जो है वो उस हिरण्यक मूषक के साथ मित्रता करना चाहता है। तो आप देख रहे हैं कैसे ये कथाएं जो हैं वो बंधी हुई हैं। मतलब इन कथाओं को तो कैसे रोकें? मैं इसीलिए कह रहा था कि 1 घंटे में
ये कक्षाएं ये हितोपदेश को समझाना मुश्किल होगा। मैंने आरंभ में एक शब्द प्रयोग किया था, मैं केवल सुगंध मात्र दे पाऊंगा। ये जो हितोपदेश रूपी ग्रंथ है, इसकी सुगंध मात्र दे पाऊंगा कि इस तरह से कथाओं का निबंधन है। मैं संयोजिका महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या समय हो चुका है या थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं? अभी चलिए 5-7 मिनट और देखिए। ठीक 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 है, ठीक है। तो मैत्री के लिए वो आवाहन करते हैं। तो काक अपना परिचय देते हैं और अपनी मैत्री का जो उनके लिए अवसर प्रदान करने के लिए कहते हैं। आगे चले। अब इसी में अवान्तर कथा आगे चलती है। मैं इस कथा को थोड़ा छोड़ रहा हूं। मगध देश में चंपकवती नाम का एक वन था। उस वन में चिरकाल से मृग और काक निवास करते थे और वो भ्रमण करते थे अपनी मर्जी से, छोटे छोटे तृण खाते थे, जिस कारण से वो मृग जो है वो सुदृढ़ हो गया था। वहां पे एक श्रृंगाल आता है। श्रृंगाल चिंतन करता है कि इस मृग का मांस जो है वो कैसे सुलभ हो सकता है, कैसे परिश्रम के बिना हमें प्राप्त हो जाए, कैसे इसका विश्वास मैं पालूं। तो मृग के समीप जाता है वो श्रृंगाल और कहता है कि हे मित्र, क्या आप कुशल हैं? मृग पूछता है कि आप कौन हैं? श्रृंगाल उत्तर देता है कि मैं क्षुद्र बुद्धि नाम का जम्बूक हूं, मेरा नाम जम्बूक है और मैं अकेला रहता हूं और मैं अब आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूं, अपना बंधु बनाना चाहता हूं। अब मृग कहता है ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। अब मृग श्रृंगाल जो है, क्या हुआ कि सूर्य के अस्त जाने पर, उस अस्त होने पर वो दोनों मृग और श्रृंगाल जो है वो अपनी वासभूमि की ओर जाते हैं। चंपक वृक्ष की शाखा पर सुबुद्धि नाम का काक जो है वो इस मृग का पुराना मित्र था। अब मृग और श्रृंगाल दोनों को इकट्ठे देखकर वो कौवा कहता है कि हे सखे, कहा अयम द्वितीय, ये दूसरा कौन है? मृग कहता है ये तो जम्बूक है, ये मेरा नया नया मित्र बना है, आज ही मेरी मित्रता हुई है। काक कहता है मित्र अकस्माद आगतेन सह मैत्री ना उचिता, एकदम जो आता है उसके साथ मैत्री नहीं करनी चाहिए। आपने ये अच्छा नहीं किया है। बड़ा अच्छा श्लोक आया है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो न देय कस्यचित मार्जारस्य हि दोषेण हतो गृधो जरद्गवा। कि अज्ञात कुल के किसी व्यक्ति को या किसी को भी हमें वास नहीं देना चाहिए। और इसी में एक अवान्तर कथा आती है, गृध्र मार्जार कथा। तो इस तरह से एक कथा में दूसरी कथा जुड़ रही है। ऐसे ही कई कथाएं हैं जो आप पढ़ सकते हैं। मैं आगे की कथाओं में नहीं जाऊंगा। एक कथा को पूर्ण होते होते बीच में 2-2, 3-3 कथाएं जो हैं जो रहती हैं। ऐसा हितोपदेश की एक पद्धति है, जिस पद्धति कथा माध्यम से नीति को बताने की प्रयास जो है वो इस हितोपदेश नाम ग्रंथ में प्रयास किया गया है, जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप इस हितोपदेश ग्रंथ से कुछ ही सही लेकिन परिचित हो पाए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत सुंदर। वस्तुतः यह ग्रंथ इस तरह का है जिसको इतना सहज रूप से 1 घंटे में समझ लेना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस कार्यशाला का उद्देश्य ही यही रखा गया था, जो कि एक वो जो पिपासा आपकी है वो जगाना है। हम यहाँ पर संपूर्ण ग्रंथ पाठन के लिए यहाँ पर नहीं है, उसके लिए तो यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज डेवलप होते हैं, उस हिसाब से चलता है। यहाँ सामान्य रूप से जो है वह आप समझ सकें और आपकी उत्सुकता इस ग्रंथ को लेकर के बढ़े, ये मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो अभी चर्चा हो रही थी वो आप लोगों ने
ध्यान दिया होगा, और अनिवार्य रूप से आप सभी जितने भी यहाँ पर हैं उनसे हमारा एक तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं कहूंगा, निवेदन रहेगा, क्योंकि आप उसको समझिए, जो कि जो ग्रंथ है वो ग्रंथ क्या कह रहा है, उस ग्रंथ से हम क्या सीख रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। अगर इसको हम संक्षेप में देखें, समझें, तो एक मैं मूल ग्रंथ आप लोगों से मैंने शेयर किया था। आपकी जो कार्यशाला है, कार्यशाला के जो पत्रक है अर्थात क्लासरूम है, वहां पर हमने शेयर किया था। वहां पर आप ग्रंथ को देखेंगे तो इस ग्रंथ का क्या उनका रहा है मूल, वो बहुत बेहतर तरीके से प्रस्ताविका में उन्होंने प्रस्तुत किया है। जन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत् कथा छलेन बालानां नीतिस्तदीह कथ्यते। ये जो हितोपदेश है वह कथा के व्याज से, छल पद का प्रयोग किया गया है, छल पद का प्रयोग नहीं हम कह रहे हैं, क्योंकि बहाने से, उस व्याज से बच्चों को बताने की बात आ रही है। क्योंकि ये जो उससे संदर्भित होते हैं उनको उत्सुकता जगनी चाहिए उस चीज के लिए, और उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं किस तरह से, जो कि जो नया मिट्टी का जो बर्तन है उसमें प्रथम बार जो फिट बैठ जाता है वह आगे चल करके पके हुए बर्तन में नहीं हो पाता है। और हम लोग इसका बहुत बेहतर तरीके से उदाहरण समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने महाभारत और रामायण देखी है, अब आज अगर अन्य कोई भी हम देखें उसी तरह का रूपांतरित रूप, तो हम लोगों को लगता है नहीं ये तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल तो हम लोगों ने ये वाला देखा था। क्यों? क्योंकि संस्कार में हमारा वही बैठ गया है, जबकि वो भी वैसे ही डुप्लीकेट है जैसे आज नया कोई वीडियो बन रहा है, लेकिन हमारे संस्कार में वही बैठ गया है। तो इसी तरह यह जो कथा के माध्यम से बच्चों को किस तरह से आगे जीवन जीना है, समाज में कैसे रहना है, किस तरह से अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को निखारना है, वो बताया गया है। अगर ग्रंथ आप देखें प्रारंभ से, तो यहाँ पर जो मैंने पहले बताया था, सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूरिते, ये प्रस्ताविका है। प्रस्ताविका में आप देखेंगे जो कि कुछ महत्वपूर्ण श्लोक दिए गए हैं। हालांकि श्लोक आपको मध्य मध्य में मिलता जाएगा, जो जैसे अभी विवेक जो बता रहे थे, जो कि एक करके मिलता जाएगा, लेकिन प्रस्ताविका में पहले उन्होंने कुछ श्लोक दिया है और उसमें अपना जो उनका लक्ष्य है उसको भी निर्धारित किया है, और पूरा बताते हुए एक एक करके अब जब आप पढ़ेंगे, और आप सबसे ये रहेगा हमारा निवेदन, जो कि कम से कम प्रस्ताविका अनिवार्य रूप से सभी पढ़ें। आप जो विद्या ददाति विनय प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं वो यहीं पर आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ शस्त्र और शास्त्र संदर्भित दो तरह की विद्याएं होती है, वो कहाँ पर कब किस तरह से उपादेय होती है, ये पूरा एक एक करके बताया गया। फिर इसके जो अलग अलग कहाँ सोर्स क्या है, अभी विवेक बता रहे थे, जो कि ये कहाँ से लिया गया है, किस तरह से उन्हीं का समराइज्ड फॉर्म जो दिया गया है, ये यहाँ पर स्वतः स्पष्ट बताते हैं, जो कि इसके भेद कौन कौन से हैं और कहाँ से ये लिया गया है। ये 4 भाग जो दिया गया है, मित्रलाभ, सुहृद, भेद, विग्रह, संधि, ये जो 4 भाग हैं। और आप लोग वैसे भी ध्यान रखिए, जो कि होगा उसमें इस तरह के भी प्रश्न रहेंगे, जो कि हितोपदेश जो है उनके अलग अलग कौन कौन से प्रभाग हैं, तो उस दृष्टि से भी आप ध्यान में रखिए। तो ये अनिवार्य रूप से आप लोग पढ़ेंगे। फिर कथानक शुरू होता है, और फिर कथानक में भी आप देखते हैं अलग अलग श्लोक दिया जाता है, जैसे यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकिता एक एक मुक्त नर्थाय क्यों चतुष्टयम्। ये इतना महत्वपूर्ण है जो कि आपको लगेगा जो कि नहीं, ये हमारे तो दैनंदिन जीवन के लिए बहुत ही उपादेय है, ये इस तरह का जो नीति परक वाक्य जो है। अब इसके साथ ही बताते हैं जो कि उद्देश्य, क्योंकि ये जो बताना प्रारंभ किए थे, तो कहते हैं जो कि पुत्र को लेकर के कोई संतान है, और संतान यदि न तो पढ़ा लिखा न ही वह अपने कर्तव्यों को जानता है, तो वह केवल कष्ट ही देने वाला होता है। तो इस तरह करके एक एक करके पूरा इन्होंने चर्चा किया है। तो अनिवार्य रूप से हमारा रहेगा जो कि आप लोग जरूर इस ग्रंथ को देखें। ये प्रस्ताविका जो है, प्रस्ताविका में आप देखेंगे जो कि प्रस्ताविका के अनंतर आप मूल ग्रंथ में, मूल उसमें पहुंचेंगे तो उपदेश के जो ये है प्रस्ताविका में, तो प्रस्ताविका के जो 47 श्लोक हैं, ये इसके बाद आप आते हैं जहां पर कि मित्रलाभ आदि जो 4 प्रभाग हैं
उसकी चर्चा की गई और इन्होंने बहुत अच्छा बताया, जो कि ये एक एक जो प्रभाग है उसमें क्या हो रहा है कि एक चल रहा है, उसके बाद दूसरी कथा जुड़ रही है, तो वही वो अवान्तर कथा हो गई। जैसे मैं कुछ बताना शुरू किया और एग्जाम्पल देना शुरू किया, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाया जाता है एक चीज बताने के क्रम में हमने बता दिया कि हाँ एक उदाहरण हमें ध्यान में आता है, उस उदाहरण में एक अवान्तर उदाहरण आ जाता है। तो ये जो एक क्रम से चलता है ये इसका वैशिष्ट्य है। और इनका स्लाइड आप लोगों ने देखा था, जो कि अंत में क्या मोरल है स्टोरी का वो दिया गया है। तो आप लोग भी प्रयास ये करें, जो कि जब भी टाइम मिलता है, अभी कार्यशाला के दौरान ही सब कुछ कर लेंगे ऐसा संभव नहीं है, जब भी जीवन में टाइम मिलता है एक बार जरूर इन ग्रंथों को पढ़ें, पढ़ करके उससे क्या आपको सीख मिलती है वो आप जब पढ़ेंगे तभी आप इसको अनुभव कर पाएंगे। अब बारी आप लोगों की है, जो कि प्रश्न श्रृंखला के लिए। तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप हैंड रेज करके डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। किसी को अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो, लेकिन वो आज के जो चर्चा हुई है उसी से होना चाहिए। हाँ, सौरभ मिश्रा, वीडियो ऑन करके। प्रणाम सर। और एक मिनट और इसके बाद सभी तैयार रहेंगे, सभी एक साथ वीडियो ऑन करेंगे स्क्रीनशॉट के लिए। हाँ सौरभ मिश्रा। प्रणाम सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि हितोपदेश में जब हम लोग इतने श्लोक और इतने ज्ञानवर्धक बातें सुनते हैं तो इन कथा के मध्यांतर में कथा क्यों आती है? क्योंकि एक कथा पूर्ण होने के बाद ही नई कथा का प्रारंभ होना एक विधि रूपी उचित लगता है, ये मध्यांत में क्यों आता है? औचित्य की बात कर रहे हैं आप, है ना, साहित्यिक लग रहे हैं। देखिए, कभी भी हम किसी को बात समझाते हैं तो वो बात अच्छे से तब समझ पाती है जब सामने वाला व्यक्ति जो है उस बात से कनेक्ट कर पाए। और वो कनेक्ट कैसे करेगा? तो वो उन उदाहरणों से कनेक्ट करेगा जो उसने अपने जीवन में देखे। शास्त्र की बात जो है वो जरूरी नहीं है कि उसने जीवन में वो देखी हो, तो उसको कनेक्शन को बनाने के लिए कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। तो उस पद्धति, और ये आप कक्षाओं में भी देखते हैं, कहाँ हम उसके प्रयोजन बताते हैं, काव्य के प्रयोजन बताते हैं, काव्यम यशसे, तो उसमें उदाहरण देते हैं, बच्चों देखो पुराण विमर्श की पुस्तक एक लिखी गई है, भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय में पुराण विमर्श जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जिस व्यक्ति ने लिखी उसका यश जो है वो आज तक फैला हुआ है। ये आधुनिक उदाहरण है, कालिदास का उदाहरण भी हम देते हैं शास्त्र को देखकर। तो ये सब कनेक्ट करने की चीजें हैं कि वो बच्चे मूर्ख थे। पंचतंत्र की मैं कथा को जोड़ रहा हूं कि वहां बच्चों को सिखाना था, मूर्ख थे। मैं मूर्ख शब्द भी ना प्रयोग करूं, बाल बुद्धि थी उनकी, उनको समझाने के लिए कुछ तो एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो वो जो उदाहरण स्वरूप में बीच बीच में छोटी छोटी कथाएं दी गई हैं कि बच्चों मैं जो कह रहा हूं गप नहीं मार रहा हूं, मैंने कोई बात नहीं कर दी, ये इसका एग्जाम्पल है, वहां हुआ था, तो इसलिए तुम मत करना। बच्चों को भी तो डराते हैं, हाथ मत लगाना करंट लगेगा, वो चाची को भी लगा था करंट, तो ऐसा बोलते हैं ना कई बार। तो बच्चा सोचता है अच्छा उनको लगा तो मुझे भी लग सकता है। वो एक देखो, ये बच्चों के लिए बनी है, ये ग्रंथ जो है वो बाल बुद्धि के लिए बनी है कि बच्चों को अच्छे से समझा पाए, इसलिए यहाँ पे अवान्तर कथाएं हैं। वसुधा हैंडरेज क्या है, प्रश्न है कुछ? किसे कहते हैं? नहीं, ध्वनि स्पष्ट नहीं है, फिर से। किसे कहते हैं? नहीं, ध्वनि मैं तो नहीं सुन पा रहा हूँ। वसुधा शायद विवर पूछ रही है, विवर किसे कहते हैं? अच्छा जी। हाँ, रैट होल को बोलते हैं वीवर। चूहा, जहाँ चूहे का घर होता है ना, चूहे की सुरंग बनी होती है, उसको वीवर बोलते हैं। ठीक है जी। जैसे तुम्हारा घर है उसी तरह चूहे का भी घर होता है। वसुधा का जो घर है वो भी है। आज वसुधा देखना है, चूहे संस्कृत में वीवर शब्द है उसके लिए। और किसी को कोई प्रश्न, कुछ जिज्ञासा हो तो आप अनिवार्य रूप से पूछ सकते हैं। और साथ साथ ध्यान रखेंगे, आप सभी का होमवर्क क्लासरूम में दिया जा रहा है और उसके लिए डेट भी फिक्स की जा रही है, उसका पॉइंट्स भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा।
तो लास्ट डे में हमें नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो आपके जो प्रमाण पत्र होगा उस पर मेंशन भी होगा आपने कितना स्कोर किया, तो वो सबको भी ध्यान रखेंगे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, ये एडिशनल सूचना है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं तो अवान्तर में जोड़ जोड़ करके ये बताना पड़ता है। अब एक बार सभी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे ताकि स्क्रीन शॉट एक लिया जा सके, ताकि आपकी उपस्थिति इसको फिजिकल मोड देख कर मान करके हम रख लेंगे, ताकि आप जो डाटा देंगे उसके साथ मैच हो जाएगा। सभी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, बिना वीडियो ऑन किए कोई नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका भी हम स्क्रीनशॉट में उनका भी रहेगा, क्योंकि आप इतनी लापरवाही करते हैं कक्षा के दौरान, ये नहीं होना चाहिए। सभी एक बार ऑन कर लें तो उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, जल्दी कर लेंगे फटाफट, ज्यादा और टाइम नहीं लगना चाहिए। हालांकि सभी का एक साथ नहीं आ पाता है, क्योंकि 28 लोगों का फिर भी बचेगा। ठीक है, जितने लोगों का आ गया है अच्छी बात है, एक दो बार में ले लेता हूं ताकि अन्य लोगों का और आ जाए तो अच्छी बात है। और आप लोग अटेंडेंस जो देते हैं उसका स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अन्य लोगों के लिए इरिटेशन होगा उसका, क्योंकि आपने दे दिया, वो यहाँ पर प्राप्त हो गया है। चलिए, अब जिनका फोटो नहीं दिख रहा है वो अपना स्क्रीनशॉट अपना खुद लेकर के उसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिनका नहीं दिख रहा है, हर कोई नहीं डालेंगे, जिनका इसमें नहीं दिखा अपना फोटो वो अपना डाल सकते हैं, ताकि आप उसमें उपस्थित हैं। चलिए, तो अब कार्यक्रम को हम अंतिम प्रभाग में ले जाते हैं, और एक औपचारिक ये है धन्यवाद ज्ञापन की। तो इसके लिए संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग के हमारे रमेश चंद्र नायलवाल जी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं। और एक इसके साथ साथ एक और आप लोगों को बता दूं, जो कि अटेंडेंस जो है प्रत्येक दिन का लास्ट में भेजा जाता है, कितना देर आप उपस्थित रहे, सभी अपने पास संभाल करके रखेंगे, ताकि 15वें दिन पता चल जाए जो कि कौन कितना उपस्थित था, ताकि टॉप 10 को हम बता सकें जो हाँ सबसे अधिक ये निरंतर रहे। ठीक है, तो वो पता चल सके। ये सब जस्ट केवल एक प्रयास मात्र है, लेकिन ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने देखा जो कोई 5 मिनट के लिए जुड़ रहे हैं, कोई 1 सेकंड के लिए, जो 1 सेकंड के लिए भी है उसमें, तो इस तरह का आपका न दिखे, ताकि आपको एक डराने के लिए कहा जाता है, वो डराने के लिए ये है जो कि आप समझ सकें जो कि आप पर नजर रखी जा रही है, जो आप कार्यशाला को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। और अनीता रानी, ये कल आपका अंत तक आप जुड़े रहे, लेकिन आप थे नहीं, ये इस तरह की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम खत्म होता है, आपको भी डिस्कनेक्ट होना है, आपको उसके बाद आवाज दिया जा रहा है, 3-4 लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, आप वहां पर अनीता रानी लास्ट तक थी, इसलिए उनका नाम ध्यान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एकदम आपकी लापरवाही को दिखाता है। ठीक है, तो ये अन्य कार्यशाला की तरह, अन्य सेमिनार की तरह न समझें, इसमें जो गंभीर है वही रहे। 40 की ही सीट है, पर्याप्त है, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रमेश चंद्र जी। जी धन्यवाद। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। 17 दिवसीय प्रतियोगी शास्त्र दीपिका की बालनंदी नामक इस प्रस्तुति के प्रथम कार्यक्रम में, यद्यपि कल उद्घाटन कार्यक्रम हो चुका है, जो ग्रंथ पढ़ने और समझने की जो प्रक्रिया है उसका आज यह प्रथम ग्रंथ है। और जैसा कि इसको शीर्षक दिया है बालनंदिनी, तो 1 घंटे का ये जो कार्यक्रम रहा अवश्य ही एक नंदन देने वाला, आनंद देने वाला, और एक नई जिज्ञासा बहुत सारे छात्रों में निरंतर रही है कि अब वो शायद जैसे छोटे बच्चे भी मतलब इतने ध्यान से सुन रहे हैं कि उनको एक मतलब शब्द समझ नहीं आए तो उसका अर्थ पूछ रहे हैं। इससे लगता है कि अवश्य ही ये जो छात्र हैं, ये जो जिज्ञासु गण यहाँ हैं, वो सभी इसमें अत्यधिक रुचि ले रहे हैं। और जैसे कि कल से बात आ रही कि जो ये नीति शास्त्र है, ये बहुत सारे सिद्धांतों का एक समूह है जो हमें दैनंदिन जीवन में हमें प्रभावित करता है, और यही हमारे जीवन की दिशा और लक्ष्य को भी निर्धारित करता है। इसलिए ये ग्रंथ अवश्य ही हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखते हैं। जैसे कि आज हमने हितोपदेश ग्रंथ को डॉक्टर विवेक शर्मा जी के मुंह से एक सरलतम शैली में जिस प्रकार सुना, उसी सरलतम शैली में अगर हम ग्रंथ की पंक्तियों को देखें तो अत्यधिक बहुत सरलतम विधि
तो हम इस ये जो बाल नंदनी कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि उसके माध्यम से हम बहुत सारे विषय सीख सकते हैं। हम भाषा का अध्ययन कर सकते हैं, सरलतम शैली में अपनी बात को कैसे कहा जाता है, कहानी रोचक तरीके से कैसे लिखी जाती है, यह इससे हमने आज सीखा होगा और हम आगे उसमें पढ़ेंगे तो ये बातें हमारे सामने आएंगी। और एक जो बड़ी अच्छी बात जो एक छात्र ने पूछी भी कि ये कहानी क्यों एक के बाद एक कहानी आ जाती है, तो ये एक संस्कृत कहेंगे काव्य शास्त्र की या भारतीय काव्य शास्त्र की एक विशेषता है कि ये कहानी जहाँ से शुरू होती है, ये पाठक को अपने एक पूरे उसमें जोड़े रखने के लिए, हमें लगता है कि ये कहानी अच्छी है, लेकिन उसके बाद की अगली कहानी आती है वो लगता है ये तो ज्यादा अच्छी है। फिर आदमी उसमें उत्सुकता से हमेशा अनवरत प्रवृत्त रहता है। और जो पहले से हम लोग बचपन में सुनते थे कि पुस्तक पढ़ते पढ़ते विलंब हो गया, रात कब हो गई, भोजन नहीं किया कितनों ने, तो वो शायद हितोपदेश, पंचतंत्र, ऐसे जो इसमें बहुत सारे ग्रंथ आएंगे, उन सभी की यही शैली है और ये प्रबंधात्मक शैली है, मुक्त शैली नहीं है। तो ये बहुत प्रकार के सीखें या हम कहेंगे अध्ययन इन ग्रंथों के माध्यम से हम कर सकते हैं। और आज का यह जो व्याख्यान रहा, मुझे लगता है कि ये इन सारी विधियों में पूर्णता हमको प्रदान करता है और सभी जो जिज्ञासु वृंद यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको एक नई दिशा यह व्याख्यान प्रदान करेगा। इस हेतु इस कार्यक्रम में आज के इस प्रथम व्याख्यान में सम्मिलित होने के लिए मैं डॉक्टर विवेक शर्मा जी को इस आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करते हैं कि हम सभी अकादमिक जो कार्यक्रम है उनमें आपकी सहभागिता निरंतर बनी रहेगी। साथ ही जो इसमें पूरे अलग अलग बहुत सारे विद्वज्जन जुड़े हुए हैं, हम उनको देख रहे होंगे, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, उन सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं और एक ऑनलाइन माध्यम से हम इस अकादमिक कार्य में सहभागी बन रहे हैं। मैं आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस कार्यक्रम को के सफलतम प्रारंभ के लिए। ये हमें एक उत्साह भी देगा और यही गति आगे भी बनी रहेगी, ये आशा हम सभी को है। और मैं जो ये आयोजन समिति है इन सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। और पुनः कल हम सभी इसी उत्साह के साथ एक नवीन विषय के साथ हम सभी मिलेंगे। तो इसके लिए आप सभी के प्रति आज का यह कार्यक्रम यही अब इसके बाद समाप्त होगा। तो आप सभी के प्रति नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके साथ साथ जो धन्यवाद ज्ञापन करने वाले हैं उनका भी। एक मध्य में अभी आया था जो कि प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो चूंकि धन्यवाद ज्ञापन हो गया है उसके बाद कुछ नहीं होता है, तो इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर अभी शांति मंत्र के बाद दिया जाएगा आपको। तो सभी सामूहिक शांति मंत्र हम लोग सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा शांति शांति। यहीं पर संपूर्ति की ओर ले जाते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो शांति मंत्र जो अभी कल्याण मंत्र पढ़ा गया उसका क्या अर्थ है वो जान करके रहेंगे। कल पूछेंगे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं